आज हम विश्व का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ब्रह्मांड की सामान्य अवधारणा को आरंभ करते हैं। आइए शुरू करें। ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम तर्कपूर्ण जो परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक काम्ते द बफन द्वारा 1749 में किया गया था। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने भी 1754-55 में ग्रहों की उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत दिया, जिसे 1796 में गणितज्ञ लाप्लास ने संशोधित किया। यह सिद्धांत निहारिका परिकल्पना के नाम से जानी जाती है। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को दो वर्गों में, एक तारक या अद्वैतवादी संकल्पना, दूसरी द्वैतारक या द्वैतवादी संकल्पना के नाम से विभाजित किया गया है। अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत कांट की वायव्य राशि परिकल्पना तथा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना अधिक प्रसिद्ध हुई थी। द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलिन तथा मोल्टॉन की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन व सर हेराल्ड जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना, एच.एन. रसेल का द्वैतारक सिद्धांत आदि प्रमुख रहे हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत विस्तारवादी या महाविस्फोट सिद्धांत है, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर ने, जो कि 1894 से 1966 तक ने वर्ष 1927 में किया था, जिसे वर्ष 1949 में फ्रेड होयल द्वारा बिग बैंग नाम दिया गया था। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने वर्ष 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। यह अवस्था जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म एवं सघन बिंदु पर आज से 13.7 या 13.8 अरब वर्ष पूर्व केंद्रित था, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु में आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसके पश्चात ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों ओर फैल गए। यह पदार्थ ही विभिन्न गैलेक्सी के रूप में दृश्य में हैं। गैलेक्सियों के अनंत समूह का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड है। अवलोकनीय ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 से 200 अरब गैलेक्सी हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। हालांकि यह संख्या अधिक भी हो सकती है। हमारी गैलेक्सी, जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, उसे मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। हमारी आकाशगंगा में लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं। गैलेक्सी अनेक आकार प्रकार के दृश्य होती हैं। यह अंडाकार, सर्पिलाकार या अनियमित आकार इत्यादि। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसे मेसियर 31 भी कहा जाता है। वर्ष 2005 में स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्व धारणाओं एवं विभ्रम को विपरीत इस बात के स्पष्ट साक्ष्य पेश किए कि आकाशगंगा का आकार दंड सज्जित सर्पिलाकार है। तारों का निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन एवं हीलियम की संगठक निहारिकाओं से होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से गैस व धूल के बादलों के गोले के आकार में संगठन, गति, उच्च ताप संलयन अभिक्रिया आदि तारे के निर्माण के कारक हैं। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम प्रारंभिक अवस्था प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। तत्पश्चात तारा विकास की मुख्य अवस्था में प्रवेश करता है। सूर्य के आकार का तारा इस अवस्था में 9 या 10 बिलियन वर्ष तक रहता है। इसके पश्चात तारे का हाइड्रोजन ईंधन विनष्ट होने लगता है और वह मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। किसी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है। सूर्य के आकार के तारे की अवधि लगभग 9 या 10 बिलियन वर्ष होती है। तारा जितना बड़ा होता जाएगा, जीवन अवधि उतनी कम होती जाएगी। सूर्य से 100 गुना या अधिक बड़े तारे, जिसकी सतह का तापमान 30,000 केल्विन से अधिक हो, की अवधि सिर्फ कुछ मिलियन वर्ष ही होती है। विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर एक तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है।
जिसमें उसकी बाहरी सतह फैलती है वह ठंडा होता है और उसकी चमक कम हो जाती है। इस स्थिति को रक्तदानों छोटा तारा या सुपर रक्तदानों बड़ा तारा कहते हैं। इसके पश्चात हीलियम कार्बन अन्य भारी पदार्थों यथा लोहा आदि में परिवर्तित होने लगता है। इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। रक्तदानों या सुपर रक्तदानों अवस्था में क्रमशः नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 अवस्थाओं कृष्णवामन, न्यूट्रॉन स्टार, कृष्णविवर में से कोई एक प्राप्त करता है, जिनका विवरण इस प्रकार है। सूर्य सदृश छोटे तारे। रक्तदानव अवस्था के पश्चात नोवा विस्फोट के बाद यदि अवशेष सौरिक द्रव्यमान के 1.44 गुने की सीमा के अंदर होगा तो तारा श्वेतवामन व्हाइट डॉर्फ बनेगा। 1.44 सौरिक द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। दूसरा, मध्यम आकार के तारे। सुपर रक्तदानव अवस्था के पश्चात सुपरनोवा विस्फोट के बाद अवशेष 1.44 सौरिक द्रव्यमान से 3 सौरिक द्रव्यमान तक रहने वाले तारे न्यूट्रॉन तारे या पल्सर के रूप में परिवर्तित हो जाने की संभावना रखते हैं। तीसरा, बड़े आकार के तारे। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक अवशेष वाले तारे कृष्णविवर या ब्लैक होल में परिवर्तित होते हैं। भारतीय अमेरिकी भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने वर्ष 1930 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेतवामन बनते हैं और इसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन तारे या कृष्णविवर या ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होते हैं। ध्यान रहे कि 1.44 सौरिक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होती है। यह पूर्णतः निश्चित नहीं है कि विकास की मुख्य अवस्था का किस आकार का तारा विस्फोट के पश्चात 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा के अंदर अवशेष के रूप में बचता है, किंतु ऐसा माना जाता है कि सूर्य के 8 गुने आकार तक के तारे में विस्फोट के पश्चात लगभग 1.44 सौरिक द्रव्यमान के बराबर अवशेष बचता है और इससे बड़े तारों का अवशेष 1.44 सौरिक द्रव्यमान से अधिक होता है। इन्हीं तारों के ब्लैक होल बनने की संभावना होती है। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है, यहाँ तक कि इसके पास से गुजरने वाली कोई वस्तु भी इसके गुरुत्वाकर्षण से नहीं बच सकती। एस चंद्रशेखर ने जनवरी 1935 में लंदन की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की एक बैठक में अपना मौलिक शोध पत्र प्रस्तुत किया और बताया कि सफ़ेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और वृद्धि नहीं कर सकते। भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 1983 का नोबेल पुरस्कार डॉक्टर एस चंद्रशेखर एवं W.A. फाउलर को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त होता है, अतः सुपरनोवा एक मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। सूर्य हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा के तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 kpc या 25.896 हजार प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा लगभग 828,000 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सूर्य पूर्व में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 1985 में गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 27,700 प्रकाश वर्ष दूर माना था। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है, जो लगभग 24.47 दिन मध्य भाग से 35 ध्रुवीय भाग पृथ्वी दिवसों में पूर्ण करता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है।
सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। निर्वात में प्रकाश द्वारा 3.3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में दूरियों का विवरण विभिन्न इकाइयों में इस प्रकार है। एक प्रकाश वर्ष बराबर मीटर में 9.461 × 10⁻15, किलोमीटर में 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर, मिलीमीटर में 9.461 × 10⁻18, खगोलीय इकाई में 63.24 × 10⁻3, मील में 5.878 × 10⁻12 मील। चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। क्वासर एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। आकाश में दिखने वाले तारों का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं तथा जिन्हें एक नाम प्रदान किया गया है, तारामंडल अथवा नक्षत्र कहलाते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं। सप्तऋषि तारामंडल से ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त होता है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकता है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है। बीटलगेउस ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 650 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसे सर्वप्रथम 1836 में सर जॉन हर्शेल ने देखा, किंतु वर्ष 1995 में हब्बल दूरबीन ने इसका चित्र खींचा। सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा जाने वाला यह प्रथम चित्र था। तारे उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुवों के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा के समानांतर चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी खगोलीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के ठीक ऊपर स्थित होते हैं तथा खगोलीय विषुवत रेखा पृथ्वी की विषुवत रेखा के लगभग ऊपर एवं ध्रुवों के सदैव 90 डिग्री पर स्थित होती है और यह क्षितिज पर पूर्व एवं पश्चिम के बिंदुओं से अंतर्रोध करती है। खगोलीय ध्रुवों के अंशों की संख्या क्षितिज की विषुवत रेखा के अक्षांशों के बराबर होती है। अतः यदि कोई प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठाते हुए देखता है तो निश्चित ही वह विषुवत रेखा पर है। अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश का रंग काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ये एक चार्ट है, इसको आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रेफरेंस के लिए आगे का